के विधायक ही अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम और उपनाम आज भूल रहे हैं। ताज़ा मामला अमेठी जनपद का है, जहां पर जिस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, विभिन्न पार्टियां जो है वो अपना दमखम लगा रही हैं। विभिन्न पार्टियां जो है विभिन्न प्रकार के सम्मेलन कर रही हैं, जातिगत सम्मेलन कर रही हैं। वहीं पर आज भाजपा के द्वारा जो है एक निजी कॉलेज में सम्मेलन किया गया, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया गया, जहाँ पे बनारस के रोहनिया के विधायक सुरेंद्र मौजूद रहे। वह जो है अपने जब उनसे मीडिया बात की तो उन्होंने अपने बयान में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है उपनाम ही भूल गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी की जगह नरेंद्र सिंह नाम बयान में दे दिया। एक विधानसभा में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन करने का निर्णय लिया था। उसी के तहत आज अमेठी के प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन होने जा रहा है और आप देख रहे हैं कि पूरा हाल खचाखच भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य तथा अपने यहाँ लोकल विधायक श्रीमती गरिमा सिंह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर ये पूरा हाल बौद्धिक जनों से भरा हुआ है। ये इस बात का संकेत है कि आने वाला विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े होकर उन्हें भारी बहुमत से जिताएंगे। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार यहाँ के विधायक और पार्टी के विधायक और नेता अपने ही जो मुखिया हैं उनका नाम और उपनाम भूल रहे हैं, वो किस प्रकार से लोगों का भला करेंगे। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। कानपुर में जमीनी विवाद को लेकर के हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामला लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक व्यक्ति ने अपनी बाबा की गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था और मामला केवल जमीनी विवाद था। साथ ही आज वर्तमान में भी एक नया मामला ताजा सामने आया है, जिसमें कानपुर के आउटर क्षेत्र के महाराजपुर थाने की पुलिस ने एक खुलासा करते हुए इस मामले को साफ कर दिया है। एक व्यक्ति ने अपने नाना की गला दबाकर हत्या कर दी। आशीष यादव नामक ये व्यक्ति अपने नाना की मात्र 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन के कारण हत्या करने पर मजबूर हो गया। इसके द्वारा इस कृत्य से कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो पा रहा है कि कानपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानपुर पुलिस में CO सदर ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस ने अभियुक्त आशीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी शिनाख्त पर मौके से कुछ तथ्य भी समेटे हैं, कुछ तथ्य भी संकलित किए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार अब अभियुक्त से पूछताछ करके उसे जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। ये थाना महाराजपुर क्षेत्र में ग्राम ब्रौसर पड़ता है, जहाँ दिनांक 2/9 को श्री लालजी यादव उम्र करीब 70 वर्ष घर से गायब हो गए थे। इस संबंध में परिवारजन द्वारा दिनांक 3/9 को थाना महाराजपुर में उनकी गुमशुदगी अंकित कराई गई। इनकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 6/9 को थाना बिदनू क्षेत्र में एक नरकंकाल मिला, जिसकी पता चला नरकंकाल के बारे में, तो उनके परिवारजन वहाँ उस नरकंकाल को देखने पहुंचे। तो कपड़ों और जूतों के आधार पर इन्होंने अपने बाबा लालजी यादव के रूप में उसकी शिनाख्त की गई। इस संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त आशीष को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया कि उसने अपने आशीष मृतक की बेटी का बेटा है, उसके नाना से मृतक। इसने बताया कि 4 बीघा जमीन मेरे हिस्से में आ रही थी, वो ये देना नहीं चाह रहे थे। उसी चक्कर में मैंने इनको दिनांक 2 तारीख को उनको बिदनू थाना क्षेत्र में ले आकर पहले इनका गला घोंटा। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। बियर के गोदाम के चौकीदार हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सभी आरोपी जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं, जिसमें एक व्यक्ति वो शामिल है जो पूर्व में इस बियर के गोदाम पर नौकरी करता था। सभी आरोपी लूट का प्लान बनाकर कासगंज इंडस्ट्री एरिया स्थित बियर के गोदाम पर पहुंचे थे, जहां चौकीदार उमेश कुमार जो रिटायर अमीन था वो चौकीदारी कर रहा था। तीनों आरोपियों ने उमेश के सर पर वजनदार हथियार से प्रहार कर
और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बाद में गोदाम से 22,500 रुपये की नकदी सहित मृतक का मोबाइल फ़ोन लूट ले गए। आज कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने खुलासा करते हुए बताया, पूरी लूट का प्लान बनाने वाला पूर्व में चौकीदारी करने वाला मान सिंह है। पुलिस ने आरोपी दीपक, सूरज और मान सिंह को आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और लूटी गई रकम से 6600 रुपये बरामद किए हैं। वहीं मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। देखिए 17/18 अगस्त 2021 में एक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो औद्योगिक एरिया है वहाँ पे एक बियर गोदाम है। वहाँ पे उमेश कुमार नाम के एक सेवानिवृत्त अमीन जो है वहाँ पे चौकीदार के रूप में वो काम करते थे। उम्र लगभग उनकी 60 वर्ष थी। उनकी सिलेंडर किसी भारी भरकम वस्तु से उनके सिर में मार के और बाद में गला रेत के छुरा भोग के उनकी हत्या कर दी गई थी। मौका मुआयना किया गया था, उसमें कई सारे एविडेंसेस हम लोगों ने मौके से कलेक्ट किए थे। मौके से ये सूचना हम लोगों को बाद में प्राप्त हुई थी कि उनका मोबाइल और लगभग 22,500 रुपये उसमें से लूट लिए गए थे। तो हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया था। कई सारे सर्वेलांस के टेक्निक्स यूज करते हुए हम लोग को ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसका मोबाइल वहां से छीना है वो मोबाइल के आधार पे हम उस व्यक्ति तक कल पहुंचे। मुखबिर की भी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। बाद में उसके साथ साथ अन्य 2 व्यक्ति भी इसमें अरेस्ट। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में लगातार चोरी व हत्या जैसे जघन्य अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। जहां एक और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार जनपद जालौन को क्राइम फ्री करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्राइम करने वाले लगातार क्राइम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अंकुश लगाने में असफल है। वहीं आज जनपद जालौन के एट कोतवाली क्षेत्र के इंगोई खुर्द में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उसकी पत्नी सुबह अपने पति को मृत हालत देखती है तो उस मौके पर कोहराम मच जाता है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक से जब बात की जाती है तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी करके मामले का खुलासा किया जाएगा। जी, ये राम सेवक सनाफ राम लखन करीब 43 वर्ष उम्र थी। सुबह इनके बड़े बेटे ने देखा है, चारपाई पे बाहर देखे होंगे आप लोग, गली में इनकी डेड बॉडी पड़ी थी। प्रथम दृष्टया फायर आर्म्स इंजरी हेड पे प्रतीत हो रही है। PM के लिए बॉडी भेजी गई है। और इनके पिताजी राम लखन पुलिस से रिटायर दीवान रहे हैं और ये इनकी पत्नी 16 से 21 में ग्राम प्रधान रही है। तो ग्राम प्रधानी को लेकर के कुछ एंगल हो सकता है या कोई और विषय है, हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और घटना का शीघ्र ही खुलासा करेंगे। ANB न्यूज मैंगराजपुर जालौन। हैदराबाद से दिल्ली की ओर जा रही तेलंगाना एक्सप्रेस में असलाहों से भरे 2 बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर GRP और RPF पुलिस झांसी स्टेशन प्लेटफॉर्म परिसर पर पहुंची। उक्त ट्रेन में से दोनों बैगों को GRP और RPF ने अपने कब्जे में ले लिया। बताते चलें कि ट्रेन क्रमांक 2732 तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से नई दिल्ली की ओर जा रही थी। ट्रेन के जनरल कोच में सफ़र कर रहे यात्रियों ने झांसी रेलवे कंट्रोल को सूचना देते हुए बताया कि कोच में लावारिस बैग है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए GRP व RPF पुलिस प्लेटफॉर्म पर पहुंची और ट्रेन आने पर बताए गए स्थान पर देखा जहां 2 लावारिस बैग नजर आए। GRP व RPF पुलिस ने सावधानी से बैग को ट्रेन से उतारा व तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसमें असला व कारतूस भरे हुए थे। जैसा कि आप अवगत हैं, कल तेलंगाना एक्सप्रेस में 2 लावारिस बैग मिले थे चेकिंग के दौरान और इनमें कुछ असलहे मिले हैं। इस संबंध में झांसी थाने पर GRP झांसी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत और इसमें फिर अग्रिम जांच की जा रही है। जो हम इसमें पहले ही पता करना चाह रहे हैं कि ये किनके असलहे हैं और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो हमारी जो टीमें लगी हुई हैं वो इसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द जिनके असलहे हैं, जिनके नाम पर ये असलहे हैं, क्योंकि हमको साथ में कुछ आई कार्ड और कुछ आर्म्स लाइसेंस मिले हैं, तो हमारी टीम पहले वहाँ तक पहुँचकर उनसे पूछताछ करेगी और उसके आधार पर फिर ये देखा जाएगा कि विवेचना में और अग्रिम कार्रवाई क्या की जाए। सर, कितने असलहे हैं और क्या 5 SBBL गन्स बरामद हुए हैं,
और साथ में 23 कार्ट्रिजेस मिली हमें। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं एसपी जीआरपी ने बताया उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का आगमन हुआ है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है किसान पटेल यात्रा। उनका सीधा कहना है किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग और बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा प्रदेश में चल रही है और ये चलती रहेगी। 2022 में किसान बेरोजगार नौजवानों का हक दिलाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। यह यात्रा देवरिया में पहुंचने पर कुशीनगर से सड़क मार्ग से प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। उनका स्वागत हर जगह हुआ है, दर्जनों जगह पे हुआ है। कार्यकर्ताओं में उल्लास है, सड़क बैनर पोस्टर से पट चुके हैं। यहाँ सीधा देख सकते हैं उल्लास है और काफ़ी भीड़ है और लोग अपनी आने वाले प्रदेश अध्यक्ष की स्वागत के लिए हर जगह दिख रहे हैं। हम सीधे तौर पे बता दें कि यह जो आज का कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आने वाले 2022 के विधानसभा के मद्देनजर ही है। हर दल द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विकास के मुद्दे तो फेल हो चुके हैं। सभी दलों से कोई भी दल का नेता विकास की बात नहीं कर रहा है। जाति समीकरण की बात पर राजनीति शुरू हो चुकी है। जातियों का संगठन, जातियों की बैठक, जाति की बिरादरी की बात हो रही है। जाति बिरादरी के लोग ढूंढे जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है देवरिया में आज का ये दौरा क्या रंग लाता है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हुआ है और कार्यकर्ताओं में उल्लास है। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। साथ मौजूद है उमेश त्रिवेदी जो कि वित्त सेक्शन के MLC और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए वित्त विहीन के लिए अभी तक क्या किया गया। सर, आप सत्ता में है इस समय और आप MLC का जो है पद भी मिला है। वित्त विहीन शिक्षक के लिए कैसी प्रक्रिया आपके यहाँ चल रही है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ काम चल रहा है? देखिए, वित्तविहीन शिक्षकों का एक तो भारतीय जनता पार्टी है, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वो इस बार उन्होंने नियमावली में संशोधन करके उन्होंने कर दिया है और अभी सेवा नियमावली की बहुत लंबी मांग है। 1986 से आज तक कोई सेवा नियमावली नहीं थी, वो बन के तैयार है और इसे अक्टूबर से नवंबर माह तक वो सामने आ जाएगी। अभी 12 तारीख को मानी मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, हो सकता है उसमें भी घोषणाएं हो जाए। तो स्कूल भी खोल दिए गए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि स्कूल खुले रहेंगे अगर कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आती है। इस तरह से वित्त काम हो रहा है। सर, कैसा काम, मतलब क्या उनका मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्या कैसी व्यवस्था नहीं कुछ नहीं, मानदेय तो अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास कुछ ज़्यादा दिन है, चर्चा चल रही है। सर, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, काफ़ी दिनों से विद्यालय बंद किए गए थे, ऐसे में जो शिक्षक थे उनकी कमर टूट गई, घर का खर्चा नहीं चल रहा था, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था, विद्यालय से भी उनका जो है मानदेय नहीं मिल रहा था। शिक्षकों के लिए आप क्या कहेंगे, उनकी कैसी व्यवस्थाएँ जो है कोरोना काल? इसके लिए ही कह रहे हैं कि जाँच कराई जा रही है, कहाँ कौन से विद्यालय इसकी जांच की जा रही है और सरकार अपने स्तर से विचार कर रही है। ये हमारे साथ MLC उमेश त्रिवेदी जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो शिक्षक हैं काफ़ी पीड़ित है, उनका मानदेय नहीं मिल रहा है, उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के विचार किया जा रहा है। वीडियो पर्सन अमन के साथ गौरव मिश्रा, ANB न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्म स्थल से करीब 10 किलोमीटर के एरिया में मांस और शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। इसको लेकर मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चैल के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया है जिस तरह मथुरा जनपद में जो नगर निगम है, जो भी जिस वार्ड में जो शराब की दुकान खुली हुई है उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए और जिस तरह क्षेत्र में जो मांस की जो बिक्री हो रही है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके द्वारा मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत चैल के द्वारा सभी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर साधु संतों के द्वारा उनका धन्यवाद किया गया है। जिस तरह से जो सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसका सराहनीय कार्य को देखते हुए सभी
क्षेत्रों में उसकी चर्चा भी हो रही है और कि जिस तरह सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, जो जन्मभूमि से करीब 10 किलोमीटर के एरिया में जो प्रतिबंध लगाया गया है सरकार के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर जनपद मथुरा में जो घोषणा की गई थी, उसके क्रम में शासन के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो श्री कृष्ण जन्मस्थली है उसको एक पवित्र स्थल मानते हुए उसके आसपास के 22 वार्ड्स को तीर्थ घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन 22 वार्ड्स में मांस और शराब की बिक्री इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। इन 22 वार्ड्स में एक पवित्र स्थल मानते हुए तीर्थ घोषित क्योंकि किया गया है, इन 22 वार्ड्स में शराब और मीट की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है और इसके बाहर ही केवल जो ये गतिविधियां हैं वो चल पाएंगी। इन क्षेत्रों के अंतर्गत, इन 22 वार्ड्स के अंतर्गत कोई शराब और मांस की जो बिक्री है वो नहीं होगी। वो सही लगाया गया है, उसको देखते हुए सभी लोग सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जहां जनता और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखा जा रहा है। ताजा मामला रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के असनी गांव का है, जहां विगत 4 दिनों पूर्व महाराजगंज के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख राजकुमार पासी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने से जहां क्षेत्र के प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों में आक्रोश देखा जा रहा। आज सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधान थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि नामजद अभियुक्तों की 3 दिन के अंदर यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश ग्राम प्रधान पुरासी, किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? विकासखंड महाराजगंज। आज हम लोगों ने हमारे ब्लॉक प्रमुख के ऊपर 7 तारीख को प्राणघातक हमला हुआ था। इसके विषय में हम लोगों ने आज निंदा प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी न होने की वजह से हमने अपने कोतवाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और अगर 3 दिन के अंदर कठोर कार्रवाई न की गई और आरोपियों को जेल न भेजा गया तो हम सारे प्रधान और सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने 200 समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे और अपने विकास खंड पर धरने पर बैठेंगे और अपने सारे विकास कार्यों को रोक देंगे, बंद कर देंगे। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य किसी ग्राम पंचायत में नहीं चलेगा जब तक कि कठोर कार्रवाई नहीं की। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक 4 साल के मासूम की जान चली गई। दरअसल इन डॉक्टर को सरकारी या प्राइवेट कहना यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर तो शासकीय हैं लेकिन काम निजी अस्पताल में करते हैं। दरअसल पूरा मामला रीवा के अवहिया थाना अंतर्गत का है, जहां पर आज अवहिया थाने में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर एक 4 साल के मासूम का सब बाहर रखकर हंगामा करने लगे। परिजनों के द्वारा यह मांग की जाने लगी कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से 4 साल के मासूम की जान चली गई है और उन्हें न्याय दिलाया जाए। अमहिया पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल न्याय का भरोसा दिलाया और तत्काल मामला भी पंजीबद्ध कर लिया। वहीं परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि वह जब 4 साल के मासूम को लेकर शासकीय अस्पताल गए तो वहां से उन्हें निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर वह इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान मासूम की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा साफ तौर पर डॉक्टर नरेश बजाज के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। सूचना आई है, अभी एक बालक है 4 वर्ष का, उसके एक्सपायर होने की बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी जांच की जाएगी। अगर परिजन सहमत होंगे तो PM करा के जो भी जांच में आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या थी बच्चे को? डॉक्टर से अभी पता करवाया हॉस्पिटल से, तो बता रहे हैं लंग इन्फेक्शन था जो काफ़ी बढ़ गया था। बेटा आजकल एक बीमारी फैली हुई है बच्चों में जिसको MIS-C बोलते हैं, तो बच्चे बहुत क्रिटिकल आ रहे हैं। माँ बाप को लगता है हल्का सा निमोनिया है तो गांव में इलाज कराते रहते हैं। जब बहुत सीरियस होता है, बदन में सूजन आ जाती है, डेंजरस हो जाता है, लगता है कि अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई, तब वो लेके चलते हैं। ये बच्चा 4 दिन पहले एडमिट हुआ था। इस बीमारी का नाम MIS-C है। ये 4 जगह असर करती है। एक तो हो गया फेफड़ा सबसे पहले, दूसरा लिवर, तीसरा स्किन में कभी कभी दाने आते हैं जैसे माता के हैं तो लोग पूछते रहते हैं गांव में, और चौथा कभी कोई दिमाग पर असर करता है तो एंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क। तो बोले सोनोग्राफर करा लाओ, तो सोनोग्राफर करा के लाएँ तो शाम को आए सर तो बोले कि सही है। फिर सुबह बोले वो करा के लाओ एक्सरे का रिपोर्ट देख के तुम्हें छुट्टी दे देंगे। वो चले गए। फिर जो डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं उनसे बोले कि सर वो रिपोर्ट दे दीजिए, तो बोले कि चले जाओ वहाँ एक्सरे करा लो
फिर इसके बाद दवा लिख देंगे, तुम चले जाना। मैं ठीक है सर। और वहाँ हम रिपोर्ट के लिए वो करने चले गए, तो कितने नंबर पे लगेगा हमारा नंबर, और यहाँ इंजेक्शन लगा दिए। वहाँ से आए ऊपर देखे बच्चा बैठने लगा। जो डॉक्टर सरकारी है और सरकारी अस्पताल में इलाज करना चाहिए वह प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर इलाज कर रहे हैं। हालांकि इस पर अमहिया पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और परिजनों को यह आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इसकी जांच पूरी की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं परिजनों के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि डॉक्टरों के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था। जब मासूम की मौत हो गई और यह डॉक्टरों को लगा कि परिजन अब इसका पैसा नहीं देंगे, तब डॉक्टरों के द्वारा परिजनों को बंधक बना लिया गया और उनसे पैसे की मांग की जाने लगी। हालांकि इस पर अमहिया पुलिस मामला पंजीबद्ध करके आगे की जांच शुरू कर दी है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा अब हर जिले के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां पर चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस को कोरोना काल के तहत में रोक दिया गया था, लेकिन पुनः इन्हें संचालित कर दिया गया है और प्रत्येक थाने और तहसीलों में संपूर्ण समाधान का दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत में संभल जिले के कोतवाली चंदोसी के अंतर्गत आज पुलिस अधीक्षक चक्रिश मिश्र और जिलाधिकारी संजीव रंजन पहुंचे, जहां पर उन्होंने संपूर्ण समाधान के दिवस के तहत में आई 12 शिकायतों को लेकर के इनमें से 10 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया है और वहीं 2 शिकायतों पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार जांच बैठा करके उनका निस्तारण करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रिश मिश्र ने चल रहे सरकार की योजना के तहत में इस संपूर्ण समाधान दिवस के तहत में जनता से अपील की है कि आने वाली समस्याओं को लेकर के संपूर्ण समाधान दिवस के बीच में आएँ, ताकि आला अधिकारियों के समक्ष समस्याएं आएँ और जहां उनको सुनवाई कर उनका समय पर निस्तारण किया जा सके। आज ये थाना चंदौसी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के लोग उपस्थित हुए। इसमें अभी तक कुल 12 एप्लीकेशन आई हैं जिनका निस्तारण किया गया। ज़्यादातर का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। 2 में डीएम साहब के द्वारा पैमाइश और अन्य चीज़ों के लिए आदेश दिया गया है, उसकी कार्रवाई कराई जा रही है। और इस प्रकार से यहाँ इसी तरह से जो समाधान दिवस है, हमारी जनता से ये अपील है कि इसमें आकर अपने जो भी इस तरह के मसले हैं जिसमें एक से ज़्यादा विभागों का कार्य रहता है उनका निस्तारण कराएं और सरकार की सुविधा का फायदा लें। इसको लेकर के जनता से अपील आज पुलिस अधीक्षक चक्रिश मिश्र ने की है। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, एएनबी न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। साल जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ का आलम यह रहा कि सबसे ज़्यादा असर किसानों के खेतों पर पड़ा। किसान के फसल हजारों बीघे पूरी तरह से नष्ट हो गए। वहीं किसान दाने दाने को मुहताज दिखाई दे रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा भी किया और उन्होंने अधिकारियों को आदेशित भी किया कि जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं उनकी भरपाई की जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिस फसल से किसान एक साल अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसकी भरपाई सरकार किस प्रकार करेगी। सरकार मुआवजे के रूप में उनको कितना देगी जिससे उनके पूरे परिवार का एक साल भरण पोषण होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। बाढ़ आने से आपके फसलों को क्या क्या नुकसान हुआ है? फसल तो एकदम से कुछ नहीं बचा है, और क्या नाम है, कम से कम 5 एकड़ की खेती थी, कुछ भी नहीं बचा, एकदम गल के ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं, मतलब हमारे ही नहीं किसी का भी नहीं बचा है। प्रशासन द्वारा क्या सुविधा मिली आपको? प्रशासन द्वारा अभी तो कुछ भी नहीं सुविधा मिला है, एक पैसे का सुविधा नहीं मिला है। ना तो अभी कोई आया है गांव में किसी चीज़ का हालचाल लेने की क्या है क्या नहीं है। फिर सिर्फ आसरे में बैठे हैं कोई आएगा, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सरकार से तो उम्मीद तो थोड़ा बहुत है ही है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। हल्ला तो यही है कि वैसे सरकार देगी, नुकसान भी देगी। कुछ चूरा भूजा भी मिलने वाला था, उसका भी कुछ नाम नहीं है। किसान यहाँ
सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी फसलों का उचित मुआवजा उन्हें मिल सके, जिससे उनके परिवार के लोग आराम से 1 साल अपना जीवन यापन कर सकें। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। बिजनौर में रेलवे ट्रैक पर एक खो-खो खिलाड़ी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। उसी की छानबीन करने रेलवे SP मुरादाबाद मौके पर पहुंची। उन्होंने उसके परिजनों से मुलाकात की और सबको आश्वासन दिया। यहाँ पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने FIR पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब PM उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। उचित कार्रवाई की जाए। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।